नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपका जो एआई फॉर ऑल का एग्ज़ाम है 2 जुलाई को इंटरनल एग्ज़ाम है, जिसे हम आंतरिक परीक्षा कहते हैं। तो ये जो 2 जुलाई को होने वाला है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है और ये आपका सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतलब ये होगा। और इसमें आपकी टाइमिंग रहेगी 45 मिनट। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे एआई से रिलेटेड, और जिसमें आपसे पूछा जाएगा चैट जीपीटी का किससे कौन सा प्रॉम्प्ट है, क्या करती है, जेमिना क्या करती है, सुनो एआई क्या करती है, सॉन्ग और जी जन परप्लेक्सिटी किसके लिए काम है। तो इन सभी के बारे में आपसे इन टूल्स के बारे में जानकारी ली जाएगी। और इनको जो अगर आपने एआई फॉर ऑल की क्लास करी है तो उसमें आपको बताया भी होगा इनके बारे में, सबके बारे में, टूल्स के बारे में। ये जो कोर्स दिया है यूनिवर्सिटी ने 2026 में, ये आपको इसी पर्पज़ से दिया है कि आपको एआई टूल्स की नॉलेज हो। और हाँ, इसका जो अगला सेकंड एग्ज़ाम है आपका, जो हमारा एक्सटर्नल है, वो 60 नंबर का है। वो 7 जुलाई को होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। इंटरनल आपका ऑनलाइन होगा। उसमें इंटरनल में 40 क्वेश्चन हैं, एक्सटर्नल में 60 क्वेश्चन है। ऑफलाइन होने वाला है 7 जुलाई को। तो आप इन दोनों एग्ज़ाम को ज़रूर देना। और ये सभी आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। जो आपका इसका प्रैक्टिकल होगा वो शायद थ्योरी बेस्ड हो सकता है। और हाँ, तो इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चनों के बारे में। ये 60 क्वेश्चन नहीं है, तो ये 60 क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे यूपी की ही यूनिवर्सिटी या नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2020 के अकॉर्डिंग, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में एआई टूल का एआई फॉर ऑल का जो विषय है, सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम किसी और यूनिवर्सिटी में कराया है, तो उसके सारे एमसीक्यूज़ हैं जिनमें 60 क्वेश्चन का पेपर था वो। तो उसी को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मतलब कैसे दिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैसे नहीं हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा। और आगे हमने आपके लिए जो क्लास तैयार कर दी हैं, एआई की क्लास, सारी क्लास तैयार हो चुकी हैं, जिसमें हम 300 क्वेश्चन की मैराथन को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको कराएंगे। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एआई, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जेमिना और मशीन लर्निंग, एमएल लर्निंग, एआई हिस्ट्री, सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं आपका। जो भी आपके 25 यूनिट हैं, 25 यूनिटों में से मैंने सभी से 5-5, 6-6 क्वेश्चन उठाए हैं इम्पोर्टेंट। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट से और भी जो आपके एमसीक्यू छूट गए हैं इम्पोर्टेंट, उनको मैं कैसे भी करके उनको करा दूँ अगली क्लासों में। तो आप इस चीज़ की बेफिक्र रहिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है एआई फॉर ऑल का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, लेकिन इसका तो अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे, इसलिए मैं वीडियो पहले डाल रहा हूँ। इसकी अगली वीडियो हमारी 22 तारीख को या 21 तारीख को आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, रचनात्मक लेखन जैसी कहानी या कविता जनरेटिव के लिए सबसे उपयुक्त एआई टूल कौन सा है। तो रचनात्मक जैसी कहानी, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चों ने मतलब कुछ बच्चों नहीं, कुछ हमारे साथियों ने बोला था कि सर क्लास को बाईलिंगुअल कराओ। तो उसको मैं बाईलिंगुअल नहीं कराकर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास है, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अलग से क्लास करा दूंगा, जिससे जो इतने भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं उनके लिए भी काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि किसी को इंग्लिश हिंदी समझ आती है, किसी को नहीं आती। तो उनके लिए वो फ़िक्र ना करें, उनके लिए मैं क्लास लगा दूंगा इंग्लिश वालों के लिए भी सेम इसी क्वेश्चनों की। फिर इसके बाद 300 जो क्वेश्चन कराएंगे उनकी भी लगा देंगे। तो देखेंगे क्या जो रचनात्मक लेखन, कहानी, कविता जनरेट करने के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा एआई टूल कौन सा होता माना जाता है। तो चैट जीपीटी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिखित सामग्री में व्याकरण और वर्तनी सुधारने में एआई कैसे मदद करता है। लिखित सामग्री, जैसे हम किसी भी अपनी स्क्रिप्ट को एआई को भेजते हैं कि इसमें बताओ इसमें क्या कमी है, तो वो फिर सुधार को उसको वापस आपको रिटर्न में देता है। तो किससे कैसे मदद करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक समय में सुधार और सुझाव प्रदान करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई टूल कौन
एआई टूल की कौन सी सुविधा टेक्स्ट को पुनर्लेखन करते समय मूल अर्थ बनाए रखती है? तो कौन सी सुविधा है जो टेक्स्ट को पुनर्लेखन करते समय समय अर्थ बनाए रखती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुनर्लेखन या पैराफ्रेजिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अकादमिक लेखन में एआई का सामान्य उपयोग क्या है? तो अकादमिक लेखन में एआई का सामान्य उपयोग है वह क्या है? तो उदाहरण और संदर्भ जनरेट करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में मदद करने के लिए एआई टूल कौन सा है? तो क्या ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में जो मदद करने वाला एआई टूल है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चैट जीपीटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैर देसी अंग्रेजी बोलने वाले एआई के लिए एआई लेखन में क्या कैसे सहायता करता है? तो गैर जो देसी अंग्रेजी बोलने वाले के लिए एआई लेखन में कैसे सहायता करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेहतर शब्द चयन और वाक्यांश संरचना सुझाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक लेखन जैसे ईमेल और रिपोर्ट के लिए विशेष एआई का टूल कौन सा है? तो विशेष एआई टूल कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामरली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंटेंट सारांशण में एआई का क्या लाभ है? तो कंटेंट सारांशण में एआई का लाभ है मुख्य बिंदु निकालता है और लंबी सामग्री को छोटा करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसईओ अनुकूलित कंटेंट लिखने वाले एआई टूल कौन सा है? तो एसईओ अनुकूलित जो लिखने वाला एआई टूल है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जैस्पर एआई टूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई कई दस्तावेजों में लेखन शैली की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक विशेष टोन या शैली का विश्लेषण और कर उसकी नकल करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्या है? तो सेंटीमेंट एनालाइज क्या है? तो एनालिसिस क्या है? तो सेंटीमेंट एनालिसिस क्या हो जाएगा? ये टेक्स्ट डेटा में भावनाओं या राय पहचानना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीमेंट एनालाइज के लिए आउटपुट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा आउटपुट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेवल जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉप मॉडलिंग का टेक्स्ट एनालिसिस में क्या उपयोग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़े टेक्स्ट संग्रह में छुपाए हुए विषयों को पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानून के संदर्भ में सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे मदद कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी कानून के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी के विस्तार को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक मॉडलिंग के लिए सामान्य तकनीक कौन सी है? तो टॉपिक मॉडलिंग के लिए सामान्य तकनीक है वह LDA है। तो लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमैनिटीज़ में टॉपिक मॉडलिंग कैसे उपयोग हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथों के बड़े संग्रह में प्रमुख विषय को पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा विजुअलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटा में विजुअल रूप से प्रस्तुत करना, आसानी से समझना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रेडशीट में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा टूल सामान्यतः उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल शीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैबल्यू में डैशबोर्ड क्या होता है? तो टैबल्यू में डैशबोर्ड क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कई व्यू और चार्ट को एक साथ डिस्प्ले पर रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक डेटा के लिए सबसे उपयुक्त विजुअलाइजेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानचित्र, मैप यानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल शीट्स की फाइलें डिफ़ॉल्ट
रूप से कहाँ स्टोर होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल ड्राइव में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा ट्रेंड्स को समय के साथ दिखाने के लिए सबसे उपयोगी विजुअलाइजेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लाइन ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बार चार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, स्कैटर प्लॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दो संख्या वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, डेटा विजुअलाइजेशन में सामान्यतः चार्ट कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है पाई चार्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट विवरणों से इमेज जनरेट करने वाला एआई टूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन ए, डेल ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, एआई चलित ड्राइंग असिस्टेंट जैसे ऑटोड्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटे स्केच से पॉलिश्ड ड्राई सुझाव देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई ड्राई टूल्स अपनी कला सुधारने के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरानी तस्वीरों के लिए एआई कलराइजेशन टूल खास क्यों होते हैं? तो पुरानी तस्वीरों के लिए जो एआई कलराइजेशन टूल हैं वह क्यों खास हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वे स्वचालित रूप से यथार्थवादी रंगों को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एआई क्षमता तेजी से कई डिजाइन वेरिएंट्स बनाने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जेन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में डेटा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का, कच्चे तथ्यों का संग्रह जो एआई मॉडल को ट्रेन करके उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संरचित डेटा का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, डेटाबेस में एक टेबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असंरचित डेटा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना किसी विशेष संरचना वाला डेटा, जैसे ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, पारंपरिक डेटा विश्लेषण उपकरणों से विश्लेषण करने के लिए कौन सा फॉर्मेट आसान है? तो इसका सही आंसर है संरचित डेटा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से असंरचित डेटा का स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राहक कॉल सेवा रिकॉर्डिंग का फोल्डर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कौन सा क्षेत्र असंरचित डेटा का भारी उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैबल्यू पब्लिक किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन बनाने और साझा करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैबल्यू पब्लिक एआई का उपयोगकर्ता की कैसे मदद करता है? तो उपयोगकर्ता की कैसे मदद करता है टैबल्यू पब्लिक एआई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का, डेटा सेट के आधार पर डेटा कनेक्शन और विजुअलाइज सुझाव देकर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल शीट्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल शीट्स में चार्ट डालने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? तो कहाँ पर क्लिक करते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंसर्ट चार्ट पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट का मुख्य उपयोग क्या है? तो रिसर्च रैबिट का जो मुख्य उपयोग है वह क्या है? इसका सही आंसर है शोध पत्रों का पता लगाना, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शोधकर्ता और छात्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट की कौन सी विशेषता इसे अनोखा बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शोध पत्रों का दृश्य अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट पेपर एक्सप्लोर करने की कौन सा इनपुट मांगता है? तो पेपर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखन का नाम या पेपर का शीर्षक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या रिसर्च रैबिट में आप कलेक्शन बना सकते हो? क्या बना सकते हैं या नहीं? तो हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं कलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट किसे ट्रैक करने में मदद कर सकता है? तो किसे ट्रैक करने में मदद कर सकता है रिसर्च रैबिट? ये एक एआई टूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पेपर, उदाहरण और संबंधित कार्य। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट कौन सा विजुअलाइजेशन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क ग्राफ्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट आपको क्या करने देता है? तो आपको क्या करने देता है? इसका सही आंसर है ईमेल आधारित खाता, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका राइट आंसर नहीं, हाँ, 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, शोध संबंधों का विजुअलाइजेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट उपयोग करने के लिए किस प्रकार का खाता चाहिए? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल आधारित खाता चाहिए रिसर्च रैबिट उपयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च रैबिट शोध को कैसे बेहतर बनाता है? तो शोध को ये कैसे बेहतर बनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधित पेपर और लेखकों को जोड़कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी का मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, चैट जीपीटी किस कंपनी ने विकसित किया है? तो किस कंपनी ने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपन एआई ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिटहब कपलेट किस चीज़ में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो गिटहब जो कपलेट है किस चीज़ के लिए सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो यह कोड स्वचालित रूप से लिखना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, निम्नलिखित में से कौन सा एआई टूल शोध आधारित प्रश्नों का उत्तर देने और दस्तावेजों का सारांश बनाने के लिए बेहतर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चैट जीपीटी है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक भी काम कर देता है, लेकिन चैट जीपीटी ज़्यादा उपयोग करते हैं। डीप सीक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, लंबे संदर्भ की समझ और दस्तावेज विश्लेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबे संदर्भ की समझ और दस्तावेज विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56, कौन सा एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट उत्पादकों जैसे विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे एकीकृत होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिटहब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सा एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट उत्पादकों जैसे विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे एकीकृत होता है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी सीखने और शिक्षा में कैसे सहायता करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखने और शिक्षा में कैसे सहायता करता है? तो यह अभ्यास और व्याख्याएं जनरेट करके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एआई टूल विशेष रूप से डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए है? तो कौन सा टूल है जो डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का, गिटहब कपलेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डेवलपर्स और प्रोग्रामर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एआई टूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक किस प्रकार के मॉडल से संचालित होता है? तो किस प्रकार के मॉडल से संचालित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ा भाषा मॉडल LLB यानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टूल रियल टाइप में पाइथन कोड
इनपुट जनरेट कर सकता है। तो कौन सा टूल है जो रियल टाइप में पाइथन कोड जनरेट कर सकता है? इसका सही आंसर है चैट जीपीटी और गिटहब दोनों हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन थे, ये आपका एग्ज़ाम पेपर था। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित रहेगा AI फॉर एग्ज़ाम की क्लास में। और इसके बाद आपको हम 300 क्वेश्चन की जो मैराथन है वो करा देंगे। 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 3 जुलाई को उनका एग्ज़ाम है जिनका छूट जाएगा, और 7 जुलाई को आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है AI फॉर ऑल का। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। सारी वीडियो हम ऐसे ही इसी प्रकार की जितनी भी वीडियोज़ हैं तो हम अपने चैनल पर डाल देंगे, इनको देखना नहीं भूलिएगा। और जिनका कल 21 जनवरी को, सॉरी 22 जनवरी नहीं 22 जून को जिनका भी सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो वो हमारे चैनल पर मैराथन देख लेंगे। कल हम उसकी मैराथन लगा देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको 100 क्वेश्चन की हम 3 बार प्रैक्टिस, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेंगी। इसके बाद आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफ़ी रहेगा कि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा इससे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं AI फॉर ऑल के। तो आप समझदार हो। और इसके बाद हम अन्य क्वेश्चन, अगला PDF भी आपको हम दिखा देंगे, है ना। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमारी AI फॉर ऑल की वीडियोज़ हैं वो आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जितने भी BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, या कॉलेज ग्रुप में हमारी वीडियोज़ का लिंक ज़रूर डालें, जिससे आपके दोस्तों की मदद हो जाएगी। और जितने भी आपके ग्रुप में आपके साथी हैं जितने भी, उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। इससे ये कई फ़ायदा होते हैं कि एक तो जितने भी स्टूडेंट्स भटकते रहते हैं अच्छी क्लासों के चक्कर में, उनकी मदद हो जाएगी, वो ज़्यादा भटकेंगे नहीं। तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो या ना करो ये तो आपकी मर्ज़ी है। और आपके लिए ऐसे ही जैसे हम मेहनत करते हैं ऐसे ही करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।